एक बार बोलो राधे 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 साहब। चलिए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। राज जांगीड़, बसंती चिंपा, कैलाश गुर्जर, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार, जल्दी जल्दी जुड़िए जी। ललिता चौधरी, SI मंजू, कैलाश गुर्जर, BK राजा सीकर से जी नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की सुबह की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज 24 दिसंबर 2021 का दिन है। कविता जागीड़, डॉक्टर पिंकेश योगी साहब, ठीक है, प्रभाती, मांगे राम, मुकेश, गगन, विनीता, दयाराम, चौधरी, तेजपाल, पंकज पालिया, तो सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। बिना समय गवाए जल्दी से बातों की शुरुआत करते हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे सवालों पर आते हैं ताकि आपका थोड़ा समय बचे, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब देना है उस सवाल का कि अभी हाल ही में देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, जिससे जितने भी नए इन्वेषक हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इसके लिए एक VIP का मतलब है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। क्या है? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है। इस नाम का एक प्रोग्राम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में देश भर में नवोन्मेषकों, वह नहीं है, सह है, नवोन्मेषकों यानी नए जो इन्वेषक हैं और उद्यमी जो हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इस देश में वर्नाकुलर इनोवेशन एक प्रोग्राम चलाया गया अभी हाल ही में। यह प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है यह आपको बताना है। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही जवाब? नीति आयोग होगा, खादी एवं ग्रामोद्योग यानी KVIC होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म KVIC भी आप लोग इसे कह सकते हो, या MSME विभाग होगा या DRDO होगा। किसके द्वारा नए इन्वेषक जो हैं वो और उद्यमियों के लिए एक नई शुरुआत जो है वो की गई है। यह शुरुआत है जिसका नाम है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। इसके माध्यम से जो नए इन्वेषक हैं उनको सरलता होगी और उद्यम क्षेत्र जो है उसको क्या मिल सकेगा? बढ़ावा मिल सकेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग होगा। तो यह एक प्रकार का अच्छा औद्योगिक विकास देश भर में हो सके, इसके लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो इसी विभाग के अंतर्गत आता है, यानी MSME विभाग के अंतर्गत आता है, और DRDO हमारी एक अलग संस्था ही है, ठीक है। तो जिसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? सतीश रेड्डी है। रोजाना हम बात करते हैं, सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, जिनको हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। और ये KVIC जो है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ये है MSME विभाग के अंतर्गत ही आता है। और MSME विभाग के जो मंत्री हैं वो आपको पता है महाराष्ट्र से आते हैं। थोड़े दिन पहले भाई साहब को जेल में डाल दिया था, ठीक है। ये राणे साहब जो है वो MSME विभाग के मंत्री। अभी देखिए, इसका सही जवाब जो है वो नीति आयोग है, ठीक है। ये क्या है? नीति आयोग है। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या आयोग है? नीति आयोग जो है, जो योजना आयोग के स्थान पर आया वो नीति आयोग, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में नए इन्वेषक और उद्यमियों के लिए शुरू की गई एक नई पहल जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, यह वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है। इससे दोनों को बढ़ावा मिल सकेगा, उद्योग धंधों में आसानी होगी, सरलता होगी। इसके द्वारा नीति आयोग द्वारा क्या किया गया? इसे शुरू किया गया। यह नीति आयोग वर्ष 2015 में किसके स्थान पर आया? तो यह योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग के स्थान पर आया। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह ध्यान रखना है। यह मात्र एक केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा स्थापित एक संस्था है और योजना आयोग के स्थान पर आया, जो सरकार के लिए थिंक टैंक की भूमिका में आती है, यानी सरकार को विभिन्न विषयों पर सोच कर देने वाली एक क्या है? संस्था है। यही विचार विमर्श करती है सभी विषयों के बारे में। चलिए नई बात करते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते हैं
चौधरी चरण सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर किसान नेताओं की बात करें तो इस देश में बहुत सारे किसान नेता हैं। पिछले 1 वर्ष से जो किसान आंदोलन, कृषि के 3 बिलों को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा था, वो भी किसानों को लेकर बड़ी बातें जो है वो सामने रखी गई उसमें भी, और सरकार ने लास्ट में किसानों की सारी बातें जो है वो मान ली। ठीक है, सरकार ने किसानों की सारी बातें जो है वो मान ली और उसके बाद किसान आंदोलन जो है वो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। यहां पर है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय इसका मतलब भारत भर के लिए ही ये बात हो रही है हमारी। किसान की आपको बात या परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं वो कृषि पर ही डिपेंड हैं आज के इसी दौर में भी, और अधिकांश जनसंख्या राजस्थान की जो है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि से ही अपना क्या करती है, व्यवसाय मानकर उसको करती है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका प्रमुख जिम्मा जो है वो किसको दिया जाता है, चौधरी चरण सिंह, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, उनको इस दिवस का पूरा श्रेय जो है वो दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे किसान नेता इस देश में आए, लेकिन आज तक भी चौधरी चरण सिंह को इसका क्या माना जाता है, पर्याय माना जाता है। और यह दिवस जो है वो 23 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती जो है वो 23 दिसंबर के दिन मनाई जाती है, और उनकी जो जयंती है, चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती है, उसी जयंती को किसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, उसे ही हम किसान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है वो मनाते हैं। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने एक उद्बोधन में ये कहा था कि जय जवान और क्या है, जय किसान है, जय जवान जय किसान। यानी ये किस वक्त की बात है, आप अंदाजा लगा सकते हो देश किन किन परिस्थितियों से गुजरा है। जब हमारे यहाँ एक समय आया था जब खाने के लिए गेहूं की भी कमी पड़ गई थी, और जो अमेरिका है वो अमेरिका हमसे जो हम पशुओं को डालते हैं वैसे गेहूं के बहुत ज्यादा दाम ले रहा था, देश की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं थी। उस समय में हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाकर के है जो गेहूं का उत्पादन किया, और देश के किसानों को और जवानों को उद्बोधन दिया। जवानों को कहा आप सीमा पर डटे रहिए, देश की रक्षा में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और किसानों को यह कहा कि आप हल चलाइए ताकि ये देश आत्मनिर्भर बन सके। वो दिन और आज का दिन है। आज तक इस देश को खाने के लिए गेहूं की कमी किसी दूसरे देश से नहीं, हम दूसरे देशों को क्या करते हैं, खाने की वस्तुएं भेजते हैं, हमें इसकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ी। तो ऐसा करने वाले कौन थे, वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और किसानों के पक्ष में हमेशा बातचीत करने वाले और किसानों के पक्ष में रहते हुए इन्होंने देश के बड़े बड़े पदों को ठुकरा दिया। और आपको यह भी पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन बाद में इन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे चौधरी चरण सिंह जी जो है, इनकी जयंती 23 दिसंबर को आती है, और उसी दिन हम क्या करते हैं, यहां पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणित दिवस मनाते हैं। एस रामानुजन की जो जयंती है, रामानुजन जो गणित के भारत के सबसे बड़े गणितज्ञों में जिनका नाम लिया जाता है, उनकी जयंती पर हम गणित दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। और जय जवान जय किसान के नारे में ही बाद में इस देश के एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने जो अग्नि के मिसाइल जैसी है, अग्नि है, पृथ्वी है, इन मिसाइलों में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्होंने इसी वाक्य को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, बोले जवानों का नहीं, किसानों का नहीं, इसके साथ अगर एक चीज का साथ और जुड़ जाए तो यह सोने में सुहागा होगा। और इन्होंने कहा जय जवान जय किसान, और जय क्या होगा, विज्ञान होगा। अगर विज्ञान का साथ और इन दोनों को मिल जाए तो इस देश में क्रांति आ सकती है। और उन्होंने ऐसा नारा दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज विज्ञान के क्षेत्र में भी इसरो इतना बड़ा काम कर रहा है कि पूरी दुनिया की श्रेष्ठ जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उसमें हमारा नाम आता है। डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा काम करता है कि बड़े बड़े देश जो हैं वो रक्षा क्षेत्र के जो अनुसंधान है उन अनुसंधानों में डीआरडीओ को शामिल करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए। मेडिकल जो ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब समझ गए, जिस ऑक्सीजन की कोरोना काल में सबसे बड़ी कमी आई थी वही मेडिकल ऑक्सीजन है। मेडिकल ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए
राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और IIT दिल्ली के द्वारा। यानी जिस ऑक्सीजन को लेकर के कोरोना काल में बड़ा हाहाकार मचा था, कहीं भी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी, विदेशों से भी मंगवाई गई, उसके बाद भी उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया पाया और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही समय पर ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसी ऑक्सीजन की कमी दोबारा इस देश में नहीं आ पाए, इसके लिए एक राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्या किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन जो कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहां देखिएगा, मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन का काम जो है वो किसके अधीन होता है? तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होता है। और यह कार्य किसने किया अभी हाल ही में? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। और इसके कौन से भाई साहब हैं जो मंत्री हैं? कौन से भाई साहब हैं जो क्या हैं? मंत्री हैं, उनका नाम बताइएगा। ठीक है, जरा स्वास्थ्य मंत्रालय अभी किसके हाथ में है? कौन ऐसे मंत्री हैं? प्रमोद भाया जैन है या कोई और भाई जैन है? कौन है स्वास्थ्य मंत्री? जरा उस स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब मैंने बता दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, नीति आयोग नहीं है, IIT दिल्ली भी नहीं है और आयुष मंत्रालय भी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ऐसी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो चलिए जरा बताइएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। DRDO ने हाल ही में नई पीढ़ी जो है वो उसको लेकर के क्या किया है, जरा देखिए। DRDO के द्वारा अभी हाल ही में नई पीढ़ी की एक प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण कहां से किया गया, ये बताइएगा। हाँ जी, मनसुख भाई मांडविया, मनसुख भाई मांडविया सही बात है। प्रमोद भाई जैन नहीं है, आपका सही जवाब है मनसुख भाई मांडविया जो हैं वो वर्तमान में हमारे क्या हैं? चिकित्सा मंत्री हैं। अगला सवाल, DRDO ने नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण कहां से किया है? पहली बात तो ये प्रलय मिसाइल जो है, प्रलय मिसाइल, इस प्रलय मिसाइल के बारे में सुनिएगा। रोजाना रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में कोई न कोई काम DRDO लगातार कर रहा है। देखिएगा, ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा जिस दिन किसी न किसी मिसाइल का नए वर्जन का परीक्षण नहीं हो। ये प्रलय मिसाइल जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्लस दूसरी, यह सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह से सतह पर मार करने वाली है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसका जो उड़ान परीक्षण है वो अभी हाल ही में कहां से किया गया है, यह आपको याद रखना है। किया किसने ये सब काम? ये DRDO के अंतर्गत हो रहा है, ये DRDO के अंतर्गत हो रहा है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। बालासोर उड़ीसा है, चांदीपुर उड़ीसा है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा है और पोखरण जैसलमेर है। तो इसका सही जवाब जो है वो व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप को हम लोग APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। व्हीलर द्वीप जो है, इस व्हीलर द्वीप को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप जो है, इस अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी इसे क्या करते हैं? जानते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम आए चाहे आपका व्हीलर द्वीप आए, ये दोनों में से आपको सही करना है। सतह से सतह पर मार करने वाली और उड़ान परीक्षण है वो आपको ध्यान रखना है। एक मिसाइल है आपकी अग्नि मिसाइल है, एक आपकी पृथ्वी मिसाइल है, एक आपकी त्रिशूल मिसाइल है, त्रिशूल जो है वो मिसाइल। ये सब मिसाइलें अलग अलग प्रकार से क्या करती है? काम करती है। किसी को सतह से सतह पर मार करने की क्षमता है, किसी में सतह से हवा में मार करने की क्षमता है, किसी की हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। इस प्रकार अलग अलग वर्जन की जो है वो मिसाइल्स जो है उसका परीक्षण लगातार DRDO के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ऐसे मुख्यमंत्री का आपको उस राज्य का नाम बताना है, कौन सा है जिसने क्या किया? अपने दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर वायु स्वास्थ्य सेवा या फिर उसे आप लोग एयर एम्बुलेंस सेवा कह सकते हो, एम्बुलेंस सेवा है। ऐसा मुख्यमंत्री बताइए जो पहाड़ी राज्य हो चाहे कोई सा भी राज्य हो,
दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा उन्होंने शुरू कर दी है। एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे मान लो राजस्थान में शुरू किया, तो राजस्थान में एयर एम्बुलेंस सुविधा अगर उपलब्ध है तो राजस्थान के किसी दूर दराज के ऐसे इलाके में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसे किसी व्यक्ति को तुरंत जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है उसकी अगर आवश्यकता है, तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी सही बात होगी जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, यहां पर आपके सामने सही समय पर उसे इस प्रकार की सुविधा मिल पाएगी। तो ऐसा राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की हाल ही में शुरुआत की है, उसका नाम बताइए। तो इसका सही जवाब आप जो दे रहे हिमाचल प्रदेश, वो भी गलत है। इसका सही जवाब उत्तराखंड भी नहीं है, इसका सही जवाब पंजाब भी नहीं है, इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, जनता दल की सरकार है। लंबे समय से यहां पर जो है नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में अपने राज्य में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस सेवा जो है इसकी क्या की है, शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब ओडिशा है, ना कि हिमाचल प्रदेश है, ना उत्तराखंड है, ना और पंजाब है। उत्तराखंड में अभी आपने सुना होगा एक क्रिकेटर है जिनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उस खिलाड़ी का नाम बताइए। कल की क्लास में इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। पंजाब में अभी जो है बेअदबी की घटना, यानी लोगों को जिसको हम मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं, ऐसी बेअदबी की घटना अभी पंजाब के अमृतसर में हुई है। अमृतसर जो है वहां पर इस प्रकार की घटना है, लोगों को पीट पीट कर मार देना, इस प्रकार की बातें जो है यहां पर रखी गई है। ठीक है, हाँ जी, जरूर राकेश जी करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे। चलिए, इसके बारे में आपको अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जाए। जरा सुनो, ऋषभ पंत जो है, कौन है? ऋषभ पंत, यहां पर है ऋषभ पंत को क्या किया गया है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मनाया गया है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपका क्या है, किस राज्य या संशासित प्रदेश में हाल ही में क्या किया गया है भैया, अपने यहां पहले शिक्षक विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की है यहां के मंत्री परिषद ने। एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कहा है कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षक मिल सके, अच्छे आदर्श शिक्षक मिल सके, जिनको एक ट्रेनिंग के बाद, वो फॉर्मेलिटी वाली ट्रेनिंग नहीं, एक ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को मिल पाए जिसके बाद उनमें नई नई चीजों का इनोवेशन हो सके, नई चीजों का आविष्कार हो सके, बहुत कुछ उनको सीखने को मिल सके। तो ऐसे ट्रेंड टीचर तैयार करने के हम लोग शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं, और यह ऐसा हमारा पहला शिक्षक विश्वविद्यालय जो है वो होगा। तो आपको बताना है इसमें सही क्या है। किस राज्य या संशासित प्रदेश ने अपने यहाँ पहला शिक्षक विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित करने के प्रस्ताव को क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है, उसका नाम क्या होगा जरा देखो। यहां पर इसका सही जवाब जो है वो क्या हो सकता है, या दिल्ली होगा, लक्षद्वीप होगा, पंजाब होगा, या हरियाणा होगा। हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार जो आपकी सरकार है, किसकी सरकार है भैया? आपकी सरकार है। आपकी सरकार में मुखिया कौन है भैया? भाई साहब हैं अरविंद केजरीवाल, जो मफलर वाले भाई साहब के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने अभी ये कहा है कि हमें बेहतर टीचर चाहिए हमारे विद्यालयों की स्थिति को ठीक करने के लिए। यहाँ नई चीजों का आविष्कार हम बच्चों के साथ नहीं करना चाहते, हमें तो वेल ट्रेंड टीचर की आवश्यकता है। वो वेल ट्रेंड टीचर जो हैं वो कहां पर तैयार किए जाएंगे? इस शिक्षक विश्वविद्यालय में तैयार किए जाएंगे, और हम ऐसा दिल्ली का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाह रहे हैं। तो अभी जो जितने भी जहां भी अलग अलग जगह भी इस प्रकार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वह केवल शिक्षक विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसा राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा में हो, वो अलग से किसी एक ऐसे शिक्षक
विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नहीं है, उसके साथ वो विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स संचालित करता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय की एक खास विशेषता होगी कि इसमें केवल और केवल किसका, शिक्षक विश्वविद्यालय के नाम से है। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों के कोर्स के अलावा यहाँ अन्य किसी भी प्रकार के कोर्स संचालित नहीं किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, दिल्ली इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे शब्द चिले चिलाई कला का संबंध किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से है, आपको यह बताना है। नाम आपने सुना नहीं होगा, आप पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं। ये फारसी भाषा का वर्ड है। ये क्या है, चिले चिलाई कला, यह किस भाषा का है, तो यह फारसी भाषा का शब्द है। क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन आपको बताना है इसका संबंध किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से। देखिए भैया, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। किसका मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है। और सर्दी के मौसम में 40 दिन ऐसे आते हैं जिन 40 दिनों में सबसे खतरनाक ठंड होती है। भैया क्या होती है, खतरनाक ठंड होती है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 40 दिन की बहुत खतरनाक सर्दी का जो मौसम होता है, उन 40 दिन की अवधि को किस नाम से जाना जाता है, चिले चिलाई या चिलाई कला के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा गया है कि बताइए ये नाम जो है वो किस से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर के, या कश्मीर इलाका जो है जम्मू के अंतर्गत, यहाँ कश्मीर इलाका जो है, इस कश्मीर इलाके में ये वाला क्षेत्र आपका पीओके है और ये वाला इधर वाला इलाका लद्दाख है। ये कश्मीर वाला जो पूरा इलाका है, इस इलाके में पड़ने वाली 40 दिन तक जो सबसे खतरनाक ठंड है, उस ठंड को ही किस नाम से जाना जाता है, चिले चिलाई या चिलाई कला के नाम से यहां पहचाना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो लद्दाख नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, पंजाब नहीं, इसका सही जवाब जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यतः कश्मीर वाला जो इलाका है, वहां कश्मीर में पड़ने वाली ये 40 दिनों की सबसे खतरनाक जो ठंड है, उस ठंड को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है आपका चिले चिलाई या चिलाई कला जो है वो अभी हाल ही में शुरू हो चुकी है उसकी अवधि, इसीलिए यह वर्ड जो चर्चा में आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे बनाया गया है, भैया बताइए, नया किसे बनाया गया है। कल आप लोगों को कुछ मैंने इस प्रकार के नाम बताए होंगे। ये पंकज कुमार भाई साहब जो हैं वो बीएसएफ जो है उसके महानिदेशक हैं। विवेक देब्रॉय जो हैं वो आप लोगों के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, उस आर्थिक सलाहकार परिषद के क्या हैं भाई साहब, ये आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार किसी पद पर नहीं है। इसके अलावा मैंने 2-3 नाम आपको बता रखे हैं। एक सीलवर्धन सिंह है। क्या है, सीलवर्धन सिंह का नाम भी आप लोग जानते हैं, सीलवर्धन सिंह। इसके अलावा कल परसों मैंने एक बताया था आपको, एसएसबी ने अपना 58वां स्थापना दिवस अभी मनाया है, उसके प्रमुख का नाम बताइए। कुमार मैं पहले बता देता हूं, उसके नाम के पहले कुमार है, यहां क्या आएगा वो बता दो बस आप। सीलवर्धन सिंह, और एक आप लोगों ने देखिए 2 पद आपको कल ही बताए, एक एनडीआरएफ है और एक क्या है आपका सीआईएसएफ है। इन दोनों के प्रमुखों के नाम के बारे में भी हमने खूब चर्चा की है, और ये भी चर्चा कल शाम को आपको बताया था मैंने कि किस किस को कौन कौन सा पद दिया गया, इनकी स्थापना कब की गई, किस क्षेत्र में ये काम करते हैं। जी हाँ, अब इसका सही जवाब जो है विवेक गोगिया है। विवेक गोगिया जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उस अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अभी हाल ही में महानिदेशक क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो आप सबको ये बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। दोबारा बता दे रहा हूं, एनडीआरएफ का भी मुख्यालय दिल्ली में है, और आपका जो सीआईएसएफ है इसका भी मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी दिल्ली में है। तो कुमार राजेश इसका सही जवाब है। क्या है, कुमार राजेश जो है वो एसएसबी जो है उसके क्या है, महानिदेशक है। इसका 58वां और बीएसएफ का कौन सा 57वां स्थापना दिवस अभी दिसंबर माह में क्या किया गया है, मनाया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात याद रह जाएगी, कुमार राजेश जो है इनका सही जवाब है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर राज्य की सबसे लंबे पुल टी सेतु का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है।
देखिए एक दिन कभी कभी चर्चा आती है तो एक राज्य के बारे में बहुत सारी खबरें आ जाती है। आज जो है वो एक राज्य है उड़ीसा, वो खूब चर्चा में आ रहा है, तो इस पर बहुत सारे सवाल आए हैं। हाल ही में ओडिशा जो है इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, दामोदर है। एक दक्षिण की गंगा है, एक दक्षिणी गंगा है, यानी सबसे दक्षिण में है वो दक्षिणी गंगा है, और दक्षिण में सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम क्या है, दक्षिण की गंगा है। लेकिन अभी हाल ही में यहां पर किस नदी पर उड़ीसा में सबसे बड़ा पुल जो राज्य का है वो बनाया गया है, उस नदी का आपको नाम बताना है। उस नदी का नाम आप एकदम सही बता पा रहे हैं, महानदी जो है, इस महानदी पर उड़ीसा का सबसे जो लंबा पुल है उस लंबे पुल को टी सेतु के नाम से क्या किया गया, जाना गया है। और ये टी सेतु जो है वो किस राज्य का सबसे लंबा पुल माना जा रहा है, यह है ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, ओडिशा का। और किस नदी पर है, तो महानदी पर इस पुल का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाँ जी, ये रहा आपका 10वां सवाल, और 10वें सवाल के बारे में जानकारियां आप लोग जरा देखिएगा क्या है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव कानून विधेयक, जो संशोधन विधेयक 2021 है, उसको संसद में पारित किया गया है, जिसमें आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है उस वोटर आईडी कार्ड को किससे लिंक किया जाएगा, उस वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाएगा किसके माध्यम से, आपकी आधार कार्ड से। तो आपको बताना है कि यह लोकसभा में यह बिल या किसने पेश किया, ये बता दो। हाँ जी, महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, वाह जी वाह, मान गए। चलिए जी आगे बढ़िए। क्या है, चुनाव कानून विधेयक 2021 को संसद में पारित किया, जिसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। आपको यह बताना है कि भैया वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक्ड किया जाएगा, जिसे लोकसभा में किसने पेश किया, किसके द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध करना क्या कर दिया है, राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा मंत्री है जिस मंत्री ने इस विधेयक को क्या किया, संसद में प्रस्तुत किया, यानी संसद कि लोकसभा जो है यहां पर इसको प्रस्तुत किया। ये संसद से पारित हो गया, अब इसका मतलब दोनों सदनों से निकल गया, लेकिन अमित शाह जी जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू बनाने का जो विधेयक था वो इन्होंने ही पेश किया। इसके अलावा दादर नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली है और दमन और दीव है, उनको एक करने का वाला जो बिल था वो भी इन्होंने ही पेश किया। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नरेंद्र तोमर जी ने कृषि बिल जो है वो कृषि बिल भी लोकसभा में रखे थे, और कृषि निरसन बिल जो है वो भी इन्होंने रखे थे। इस तरीके का सवाल पेपर में आ चुका है, इसीलिए करा रहा हूं ये आपका, ठीक है। अनुराग ठाकुर नहीं है, इसका सही जवाब क्या है, किरण रिजिजू जी है। किरण रिजिजू जी वर्तमान में हमारे कानून मंत्री हैं, ध्यान रखना। क्या है, कानून मंत्री कौन है, तो वर्तमान में कानून मंत्री हैं रविशंकर के प्रसाद। देश के कानून मंत्री किसको बनाया गया था, तो यह कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को बनाया गया था। और किरण रिजिजू जी जो हैं, उन किरण रिजिजू जी ने ही अभी हाल ही में संसद में ये चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 जो है वो संसद में पारित किया है, यानी संसद में पेश किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस उसको किया था। तो ये अच्छा सवाल है, खूब चर्चा चल रही है, इस पर डिबेट चल रही है, क्या सही है क्या गलत है, राजनीतिक पार्टियां इसका क्यों विरोध कर रही है, उसका क्या कारण है। तो ये सब जो बातें हैं वो इसी से क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा रख रहे हैं, वो क्या है जरा देखिए। राजस्थान से आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो देखिए क्या है और उसका जवाब दीजिएगा। राजस्थान ने हाल ही में किस जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर जो है उसकी क्या की है, शुरुआत की है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में उद्घाटन किए गए हैं, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। यानी इस प्रकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण का मुख्य मुद्दा इसको कहा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण जो है, सशक्तिकरण, ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाने वाला एक प्रयास है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अभी सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किया।
और वो कहां से किया, तो झुंझुनू जिले में भी किया सखी वन स्टॉप सेंटर, चूरू जिले में भी और बूंदी जिलों में, इन तीनों जिलों में क्या किए गए, अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर जो है, इस सखी वन स्टॉप सेंटर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के। तो यहां ध्यान रखना, झुंझुनू भी सही है, चूरू भी सही है और बूंदी भी सही है, यानी इसका ऑल यानी सभी उत्तर इसके क्या है, सही है। अगला सवाल, राज्यसभा में हाल ही में दी गई एक जानकारी के अनुसार राज्य के ऐसे कितने आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शौचालय की सुविधाओं का अभी भी क्या है, अभाव है। यानी राज्य में ऐसे देखो 3 नाम आपको याद करना है। A3 ऐप एक चलता है, जिस A3 ऐप का मतलब क्या है जरा सुनिएगा। इस ऐप में 3 ए आते हैं, एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए। एक ए का मतलब होता है ANM होता है, एक ए का मतलब होता है आशा सहयोगिनी है, और तीसरे ए का मतलब है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इन तीनों के बीच में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा विवाद रहते हैं, इन विवादों का निपटारा हो, इन सब के संबंध में आपसी तालमेल हो, इन सब बातों को लेकर क्या किया गया है, एक ऐप विकसित किया गया, जिस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है आपका A3 ऐप। यह A3 ऐप ANM जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है, आशा भी स्वास्थ्य विभाग और आपका परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उन दोनों के बीच में लिंक करने का काम करती है। और यह जो है महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है, जिसके राजस्थान में ममता भूपेश जो है वो मंत्री है। तो इसका सही जवाब क्या है, 35,460, ये तो नहीं है मेरे हिसाब से, या यही है जरा देख लो। फिर 29,098 है, फिर 25,767 है, फिर 10,476 है। तो इसका सही जवाब जो है वो 29,098 जो है, 29,098 जो है वो क्या है, इतने ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर हैं देश भर में जहां अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है। सरकार हालांकि प्रयास करती है, और जिनमें है बिना उनमें भी ऐसे नहीं है जहां क्या किया जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो आप ये समझिए, ये आंकड़ा तो मात्र ऐसा है जहां तो नामो निशान भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं है शौचालय के नाम पर, वो आंकड़ा है। लेकिन इस देश भर में ऐसे भी है जहां पर आपको या तो मिलेगा उसका अस्तित्व है, सिर्फ गेट ही मिलेगा, या कोई ईंट पड़ी मिलेगी, या फिर ऐसी सुविधा आपको मिलेगी जहां उन शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस 22 दिसंबर 2021 को मनाया है, ये आपको बताना है। अभी इन्होंने अपने स्थापना दिवस पर ही जितना स्थापना दिवस है उतनी भर्ती होने का कैलेंडर जारी कर दिया साहब। आरपीएससी ने क्या कर दिया, कैलेंडर जारी किया, और उसमें उतनी ही भर्तियों की घोषणा की है कि इतनी इतनी भर्तियां 2022 में हम लोग करने वाले हैं, जितना इस आरपीएससी का क्या था, स्थापना वर्ष था। अब आपको आइडिया मिल गया होगा। अभी शिव सिंह राठौड़ जो है, शिव सिंह राठौड़, शिव सिंह कौन है, राठौड़ साहब, शिव सिंह राठौड़ जो है वो वर्तमान में इनके पास क्या है, अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है, यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी शिव सिंह राठौड़ के पास है। और इसके अलावा यहां ध्यान रखना 7 को मिलाकर इसमें मेंबर्स होते हैं। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो मुख्यालय इसका अजमेर में है। मुख्य काम क्या है, मुख्य काम यह है भर्ती के संबंध में विज्ञापन निकालना, भर्ती के संबंध में सरकार को नए नए क्या करना, इनोवेशंस के बारे में जानकारी देना कि ऐसे ऐसे हम इसके काम कर सकते हैं, इसके बारे में सरकार को राय देना। सरकार किसी विषय पर किसी अन्य भर्ती को करवाने के लिए यहां पर इनको कहती है तो भी ये काम करवाई जा सकती है। और ध्यान रखना, चाहे आप लोगों की यूपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या जॉइंट पीएससी हो, इन सब का जो विवरण है वो भारत के संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 315 से लेकर के 323 तक के जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स में इनका मुख्य रूप से उल्लेख है। और यह अभी अभी एसआई और आरएएस के एग्जाम में आपसे क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। यानी आरएएस के एग्जाम में तो साफ साफ सीधा सीधा सवाल आया था पेपर में कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राजस्थान पीएससी या फिर स्टेट पीएससी या यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो पीएससी है उसका अलग से कहीं उल्लेख नहीं है। जहां हमारे जो यूपीएससी का उल्लेख किया गया, उसी यूपीएससी के साथ किसका उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। तो अब जरा इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए आप लोग कि इसका कौन सा स्थापना वर्ष अभी हाल ही में मनाया गया है। हाँ जी,
315 से लेकर के 323 तक के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपके एकदम सही है। आपका जवाब जो है वो अधिकांश लोगों का गलत आ रहा है। अरे भैया 73 ऐसी भर्तियां हैं जिनका कैलेंडर अभी जारी किया गया और 73वां ही इसका स्थापना वर्ष है। इन्होंने कहा है 2022 में हम कुल मिलाकर 73 भर्तियां करने वाले हैं, तो 73वां इसका अभी हाल ही में क्या मनाया गया, स्थापना वर्ष जो है वो मनाया गया है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं भर्तियों को, कुछ लोगों को चिंता हो रही है कि भैया अब कौन सी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो तैयारी वर्क करने वालों को चिंता नहीं करनी है। इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं भर्तियों को शामिल किया गया है जिसकी अभ्यर्थना अभी आरपीएससी के पास आ चुकी है, उनको शामिल नहीं किया गया जिसने सरकार ने अभी अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी ही नहीं है। अब सरकार भेजेगी, ऐसा कई बार हो चुका है। सरकार कैलेंडर जारी करती है, वो अस्थायी कैलेंडर है। सरकार के पास अन्य भर्ती की अभ्यर्थना आएगी तो सरकार उसका भी आयोजन करेगी। 2018 की भर्ती देख लीजिएगा, 2020 की भर्ती फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था वो देख लीजिए, वो सब आरपीएससी के कैलेंडर में शामिल नहीं था। बाद में उनकी अभ्यर्थना सरकार ने आरपीएससी को भेजी और बाद में वो भर्तियां संपन्न हुई। तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इसकी सही बात आपके सामने आ गई है। अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है कार्बन फुटप्रिंट। बहुत ही शानदार वर्ड मैंने लिया है, आरएस मेंस का ये सीधा सीधा सवाल छपा हुआ है, जरा देख लो क्या था उसमें। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कार्बन फुटप्रिंट जो है, पहले आ चुका है वैसे ये सवाल, कार्बन फुटप्रिंट, और उसके बारे में लिखना है कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ठीक है। तो जरा देखिए, के खतरे को कम करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति में कुल ऊर्जा उत्पादन में अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा गया। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब समझो पहले तो क्या है। कार्बन फुटप्रिंट का सबसे सीधा सीधा मतलब है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा ज्यादा करना, जिससे ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है वो ज्यादा हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करना जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो, और आपको बता दिया चीन है, अमेरिका है और भारत है, ये 3 देश ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में क्या आ रहे हैं, टॉप 3 में आ रहे हैं। इसके बाद देखिए के खतरे को यहां पर, ठीक है, के खतरे को कम करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति में कुल ऊर्जा उत्पादन में अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो जरा सुनिए, ठीक है, क्या इसका सही जवाब होगा, ऊर्जा का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। भैया हम कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम करेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा देंगे। तो सौर ऊर्जा नीति जो नई है, उस ऊर्जा नीति में कुल उत्पादन जो हमारा ऊर्जा का होगा उसमें अगले 5 वर्ष में हमारी सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना होगा। यानी मान लो हम 100 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करते हैं सभी प्रकार की ऊर्जाओं का, उसमें कितनी ऐसी ऊर्जा होगी जो केवल सौर ऊर्जा से संचालित होगी, आपको यह बताना है। 40%, 35%, 30% या 25%। तो सरकार ने यह कहा है कि हम कुल ऊर्जा में से 40% ऊर्जा है, यानी 100 में से 40 मेगावाट ऊर्जा जो है वो हमारी ऐसी होगी जो किससे उत्पादित होगी, सौर ऊर्जा से उत्पादित होगी, ताकि खर्च करने में हमें ज्यादा कठिनाई नहीं हो, कोयले पर डिपेंड नहीं होना पड़े। जैसे अब वर्तमान में राजस्थान में हालत पिछले दिनों थी और अभी भी ऐसी परिस्थितियां चल रही है कि 1 दिन का कोयला बचा है, 2 दिन का कोयला बचा है, ऐसे न्यूज़पेपर में लगातार खबरें आ रही है। तो ऐसी घटनाएं भी बाद में नहीं होगी। इसका सही जवाब क्या है, 40% कोयले से नहीं, सीधा सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा का उत्पादन करने वाले हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई शुरुआत कर दी गई है, और वो शुरुआत क्या है जरा देखो। यहां पूछा है आपसे ई मित्र @home सुविधा की प्रथम चरण में कहां से प्राप्त होने वाली है। यानी ई मित्र सेवा जो है वो अब घर घर आकर आपको, ई मित्र जो सेवक हैं, ई मित्र के सेवक जो हैं वो घर घर आकर आपको ई मित्र की सेवाएं क्या करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। तो आपसे पूछा गया कि ई मित्र @home की सुविधा प्रथम चरण में कहां कहां पर प्राप्त होने वाली है। राजस्थान में कहां कहां ऐसी जगह है जहां पर घर पर आकर, यानी होम पर ही आपको ई मित्र जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी। ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने वाले राजस्थान के कौन कौन से स्थान हैं जहां प्रथम चरण में इस सेवा को शुरू किया गया है।
क्या जयपुर में शुरू किया गया, क्या जोधपुर में शुरू किया गया, या ए व बी दोनों जगह शुरू किया गया, या बीकानेर में उसे शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों ए व बी दोनों है। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में, कहां पर? जयपुर और जोधपुर दो जगह है जहां पर अभी e-मित्र@होम सेवा की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। जयपुर भी सही है और जोधपुर भी सही है, इसका मतलब ए व बी दोनों इसके क्या है, सही जवाब है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर सही जवाब जो है e-मित्र@होम सुविधा जो है वो राजस्थान में कहां कहां पर प्राप्त होने वाली है, जयपुर में, और दूसरा कहां पर, जोधपुर में आपको यह सुविधा जो है वो प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को आप ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर वैसे ई-मित्र सेवा तो आपको प्राप्त होती है, लेकिन घर पर आकर भी जिन सुविधाओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो घर घर आकर ऐसी सुविधाएं प्राप्त करें। जैसे कोई सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको घर पर ही उपलब्ध हो, या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से बिल भरने वाली स्थिति है वो ई-मित्र के माध्यम से भरे जाते हैं, वो भी घर आकर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसी जो डिटेल्स हैं वो सारी ई-मित्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो पाए, वो सभी यहां पर मिल पाए। घर पे ही बैठे आपको ऐसी सुविधा अभी राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में क्या की जा रही है, शुरू की जा रही है। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल की क्लास में आप लोगों से फिर वापस कुछ नए सवालों को लेकर बातचीत करेंगे, और यहां पर आप सभी से बातचीत लगातार इसी प्रकार जारी रहेगी। तो शाम की क्लास में राजस्थान, विश्व, भारत वीडियो एग्जाम के दृष्टि से ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रिवीजन की क्लास हमारी चल रही है। उसी क्लास में हम लोग वापस बातचीत करेंगे कुछ अच्छे सवालों को लेकर। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।